प्यारे दोस्तों, सेड राइट्स में खुश आमदीद। आज की जो कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये एक ऐसे खूबरू नौजवान की है जिस पर जाने अनजाने में एक चुड़ैल आशिक हो गई। वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, या सिर्फ वो उसको देखकर ही जीती। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैंने एक अमीर घराने में आंख खोली। मैं अपने वालिदैन का एक इकलौता और लाडला बेटा था और वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने मेरी परवरिश में किसी किस्म की कोई कमी न छोड़ी थी और जिंदगी में मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया गया। मेरे वालिद का शुमार शहर के मशहूर और काबिल तबीबों में होता था और दूर दूर से मरीज उनके पास शिफायाब होने के लिए आते थे। सुबह शाम मेरे वालिद साहब के पास मरीजों का तांता बंधा रहता था और मैं जब स्कूल से वापस लौटता था तो अपने वालिद साहब के साथ आकर क्लिनिक पे बैठ जाया करता था। मेरे वालिद भी मुझे देखकर बहुत खुश होते और मेरे साथ घर जाकर दोपहर का खाना खाते थे। इसके बाद हम कुछ देर के लिए आराम की घर से लेट जाते। मैं अपनी आंखें मूंद लेता और नींद मुझे अपनी आगोश में ले जाती। जब मैं आंख खोलता तो वालिद को मौजूद ना पाकर उनकी मोहब्बत में मैं भी उनकी क्लिनिक की तरफ भागता था और हर शाम अपने अब्बू जान के साथ उनकी क्लिनिक पर बैठता था। गर्ज ये कि मैं उनकी तमाम मसरूफियात को देखता रहता और मेरे वालिद की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने। और सच तो ये था कि मुझे भी डॉक्टर बनने का बेहद शौक था। दोस्तों, ये वाकया उन दिनों का है जब मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था और अपने रूटीन के मुताबिक हर रोज़ शाम को अपने वालिद साहब के साथ क्लिनिक पर आ जाता था। एक शाम सूरज ढलने को था, हर सू सकूत छा चुका था। मैं एलसीडी पर कार्टून देखने में मसरूफ था कि अचानक क्लिनिक के दरवाजे पर नज़र डाली तो एक लंबी दुबली सी औरत बुरके में खड़ी थी। इसके चेहरे पर हिजाब भी था, मगर न जाने क्यों उसे देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक अनजाना सा खौफ मेरी रग रग में समा गया। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। वो आकर वालिद साहब के पास कुर्सी पर बैठ गई और अपना मसला उनसे बयान करने लगी, लेकिन मुझे इधर दिल में डर सा महसूस हो रहा था। खैर, मैंने अपने ख्याल को झटकते हुए एलसीडी पे अपना प्रोग्राम देखने में महव हो गया, लेकिन ना चाहते हुए भी वक्फे वक्फे बाद मेरी नज़र उस औरत पर पड़ ही जाती थी। उसकी शरबती आंखें ऐसी थी जैसे नार्क का एक अलाव उसकी आंखों में जल रहा हो। मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस होने लगता था। मैंने अपनी कुर्सी का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। तकरीबन 15 मिनट तक वो औरत क्लिनिक में मौजूद रही और मैं अपने वसवसों पर काबू ना पा सका। गाहे बगाहे मेरे ख्यालात उसकी तरफ चले जाते। आज से पहले ऐसा कभी कुछ ना हुआ था। जब वो औरत दवा लेकर रुखसत होने लगी तो उसने मुझे इस अंदाज से देखा कि जैसे वो मुद्दतों से मुझसे आशना हो और वो मुझसे मुखातिब हुई, प्यारे शहजादे, सदा जीते रहो, और मेरे सर पर प्यार देकर चली गई। उसकी शरबती आंखों की वो नारसी चमक मेरे दिल को चीर के रख देने वाली थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा कांपते वजूद से उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद मैं अपने बाबा से मुखातिब हुआ। बाबा जान, ये कौन थी? मैंने कांपती आवाज में अपने वालिद से सवाल किया तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, तुम इतने सहमे हुए क्यों हो? वो एक दिमागी मरीजा थी, मैंने दवा दी है, जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी। ये बात कहकर वो फिर कुछ लिखने में मसरूफ हो गए और मैं अपने जहन में उभरते वसवसों को पाबंदे सलासल न कर पाया और वहां से उठ गया। अब अक्सर इस औरत का क्लिनिक पर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि बकौल वालिद साहब के इसका इलाज एक लंबे अरसे तक चल रहा था। जब वो चंद हफ्तों के बाद आती तो उसके आने का वक्त हमेशा 6:30 बजे ही होता था। मुझे इस बात ने बेहद हैरत में डाल रखा था कि वो जब भी आती तो ख़ास तौर पर मेरा पूछती और मेरे जाते वक्त उसकी आग जैसी दहकती हुई आंखें चारों तरफ मेरे वजूद की मतलाशी होती थीं और मैं उसके आने से कबल ही पिछले कमरे में बैठ जाया करता था, जहां मेरे कहने पर वालिद साहब ने एलसीडी लगवाई थी। जब इसकी आमद होती थी तो क्लिनिक पर एक अजीब सा सकूत तारी होता था,
اس کی چال پر اسرار قسم کی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں یوں تھی جیسے سپولی ہوں، اور اس کے پیر بھی عام پیروں سے کچھ زیادہ ہی لمبے تھے۔ میرے والد صاحب کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کا دماغ کچھ ٹینشن اور اپنے شوہر کے فراق کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، اور والد صاحب کے علاج سے اب وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے۔ مگر میرے دل میں جو خوف پرورش پا رہا تھا اس کا میں بھلا کیا کرتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں میرے لیے پیار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب تو والد صاحب خصوصی طور پر مجھے دوسرے کمرے سے بلوا کر اس عورت سے ملواتے تھے، اور میں لرزتے قدموں سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ اس کا بھیانک چہرہ، انگاروں جیسی دہکتی ہوئی آنکھیں رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ خیر، یہ سلسلہ بھی جاری رہا، اور جب میں نے میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کی تو مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلا دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا اور اپنی منزل پانے کا متلاشی تھا۔ کالج ٹائمنگ کے بعد اب میں والد صاحب کے ساتھ ان کے کلینک میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ اب مجھ میں کچھ بہادری بھی آ چکی تھی۔ اس عورت کو اب میں ہی ڈیل کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب میں اسے نارمل انسانوں سا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات عام انسانوں کی سی نہ تھیں، اور اس کی آنکھیں تو ویسے ہی وحشت خیز تھیں، لیکن اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ کسی کا بھی ذہن اس کے دوسرے پہلوؤں پر نہ جاتا تھا، جیسے اس کا اٹھنا بیٹھنا، دھیرے دھیرے چلنا، اور انگارہ آنکھوں سے چاروں اطراف گھورتے ہی رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے تو پہلی ملاقات سے ہی اس کی حرکات و سکنات پر شک تھا۔ مجھے وہ ایک نارمل انسان کی بجائے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ ایک روز یوں ہی اتفاق سے اپنے کلینک پر میں اکیلا بیٹھا تھا، اور والد صاحب شہر سے باہر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اچانک پائل کی چھن چھن دھیرے دھیرے میرے کانوں میں رس کھولتی گئی، اور وہ مجسمہ حیرت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے آنٹی کہہ کر مخاطب کیا۔ بہرکیف طبیعت کا پوچھنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور دوائی لینے کی غرض سے دوسرے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جب واپس لوٹا تو میرے قدم وہی منجمد ہو گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، یوں لگا کہ پیروں تلے زمین ہی نہ ہو۔ وہ عورت بغیر حجاب کے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، اور مجھے 100% یقین تھا اس نے حجاب میرے لیے ہی اتارا تھا، حالانکہ ایسا پہلے اس نے کبھی بھی نہ کیا تھا۔ وہ مجھے اچانک دیکھ کر ٹھنک سی گئی اور جلدی سے حجاب کی اوٹ میں ہو گئی۔ میری عادت نہ تھی فضول سوالات کرنے کی، اس لیے بس دوائی دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس رات بھی میں ٹھیک سے سو نہ پایا۔ اس کا خوبصورت سا چہرہ بار بار میرے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا۔ خیر، دن گزرتے گئے، لیکن ایک انجانا خوف بھی میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ اسے جاننے کی خواہش میرے دل میں مچلنے لگی۔ میرے والد صاحب میری اس کیفیت سے ناواقف تھے، اس لیے اکثر وہ مجھے کھویا کھویا دیکھ کر یہ پوچھا کرتے کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں کہتا نہیں بابا جان، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب میری شادی ہو چکی تھی اور لاریب میری زندگی کی ہمسفر بن کر آ چکی تھی۔ میں اکثر اس سے بھی اس بارے میں بات کرتا، مگر وہ بھی والد صاحب کی طرح شاید میری طرح اس الجھن سے ناآشنا ہی رہی، یا شاید ایسی باتوں پر وہ کچھ خاص یقین نہیں رکھتی تھی، اور وہ مجھے بس اتنا کہہ کر چپ کرا دیتی کہ آپ اتنا مت سوچا کرے۔ وقت گزرتا گیا، مگر وہ عورت اب بھی ویسی ہی تھی۔ اس پر عمر کا کوئی اثر نہ پڑا تھا، اور اب وہ بہت کم ہی آیا کرتی تھی۔ والد صاحب ضعیف العمر ہو گئے تھے، اور میرے ہی کہنے پر اب وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتے تھے۔ لاریب کی صورت میں انہیں اللہ پاک نے فرما بردار بیٹی سے نوازا تھا، جو کہ ہر وقت میرے امی ابو کی خدمت میں رہتی تھی، اور وہ دل و جان سے ہم تینوں کو چاہتی تھی۔ ایک روز جب وہ عورت دوا لے کر واپس لوٹی تو میرے پاس بیٹھے میرے ایک دوست نے اس کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اسے ساری رودات سنا ڈالی۔ وہ میری باتیں سن کر حیران بھی تھا، اور شریر سی ہنسی بھی اس کے چہرے پر بار بار ڈیرے جما لیتی تھی۔ شاید اسے میری باتوں کا یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا سوچا اور کہا، میں اس کا مکمل پتہ کر کے تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟
और फिर एक दिन मेरे दोस्त की कॉल आई और उसने मुझसे कहा, तुम्हारी मरीज़ा का पता लग चुका है, तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मेरे दिमाग में सैकड़ों वसवसों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और बेचैनी भी अरूज पर थी। मैं उस औरत के बारे में जानना चाहता था। खैर, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। 20 मिनट बाद मेरा दोस्त आन पहुंचा और मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने क्लिनिक बंद किया और एक शॉपिंग मॉल की तरफ चले गए। मेरे दोस्त के मुताबिक वो ज्वेलरी की एक शॉप पर मौजूद थी। हम भी वहीं जाकर बैठ गए और उसकी हरकत को नोट करने लगे। वो औरत मुझे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसके सामने जाने से मैंने गुरेज किया। वो दुकान से निकलकर एक तरफ को चल दी। हम भी उसकी ताईद में उसके नक्शे कदम पर चलते गए। वो दूर जाकर एक मोहल्ले का रुख कर गई। मेरे दोस्त की अचानक फ़ोन कॉल आई और वो सुनने की गर्ज से मैं ज़रा सी देर रुक गया और मुझे उस औरत के पीछे जाने का इशारा किया। खैर, मैं चला जाता रहा। एक वीरान सी गली और एक अजीब सा रास्ता आ गया। वो एक वीरान सा मैदान था। वहाँ हर तरफ घास और अजीबो-गरीब किस्म के पौधे थे और उन्हीं के दरमियान एक पगडंडी से गुजर रही थी जो कि नाहमवार थी। वहाँ से गुजरते हुए बाआसानी कदम लड़खड़ा जाते थे। मुझे हैरत का धचका लगा कि इलाही, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरे शहर में ये जगह भी है और मुझे पता तक नहीं। मैं इसका पीछा करते करते वहाँ चलता रहा। मेरी निगाहें चारों तरफ फैले इस जंगलनुमा मैदान को हैरत से तके जा रही थी। ये दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी मुकम्मल तपिश से हर शय को जला देने के मूड में लग रहा था। पसीने से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मेरा दोस्त तो न जाने कहाँ खो गया था। वो अपनी काल में पता नहीं किधर रह गया। मैं सोचता और एक ही लय में चला जा रहा था। एक खौफ चारों तरफ से मेरा तवाफ कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों से एक आध घंटे की मसाफत तय करने के बाद अचानक झाड़ियां शुरू हो गई। उसकी तरफ गंदे पानी का तालाब था जिसमें से बदबू दूर दूर तक माहौल की फिजा को आलूदा किए हुई थी। मेरे चेहरे से खौफ और इस्तराब की लहरें नुमायां हो रही थीं और ये सोच बार बार मुझे महवे हैरत ज़दा किए देती थी कि ऐसा इलाका मेरे शहर में है, लेकिन कभी इसके बारे में मुझे मालूम ही न पड़ा था। अचानक मेरी निगाहें उस औरत की मतलाशी हुई, मगर वो अब मेरी निगाहों से कहीं ओझल दूर झाड़ियों में गायब हो चुकी थी। मैं एक बेचैनी की कैफियत में मुब्तला हो गया और उसे अपने चारों तरफ ढूंढने लगा। कुछ आगे जाकर झाड़ियों से परे एक झोंपड़ी नुमा घर पर मेरी नजरें ठहर गई। मैं उसी झोंपड़ी की सीध में चल दिया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे वजूद पर एक कपकपी सी तारी हो रही थी। मैंने अपने आसपास देखा तो वहां कोई मौजूद न था। एक गैब की ताकत मेरे वजूद को अपनी तरफ खींचे चली जा रही थी। मैं उस झोंपड़ी के करीब जा पहुंचा और मेरे हाथ में एक अनजानी हरकत से खुद ब खुद उस दरवाजे पर जा लगे जो उस झोंपड़ी के बाहर लगा था। मेरा हाथ लगना था कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने एक हसीनो जमील लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। चेहरे से वो एक हसीना मालूम होती थी और जब मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो खौफ के मारे मेरी जान निकल गई। इसके पांव पीछे की तरफ मुड़ चुके थे और उसका सरापा निहायत ही वहशतनाक डायन में तब्दील हो चुका था। मेरे हवास जवाब दे चुके थे और मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। मुझे पता ही न चला कि मैं कब वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बंद क्लिनिक के दरवाजे के बाहर पड़ा था। मेरा वही दोस्त मुझे पानी के छींटे मार मार कर होश दिलाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनटों बाद मेरे हवास कायम हुए और मुझे मेरे दोस्त ने उठाकर बाहर पड़े हुए एक बेंच पर बिठा दिया और चाबी लेकर क्लिनिक का दरवाज़ा खोला। अब मैं कुछ नॉर्मल था, मगर वो हैबतनाक और दिलखराश मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। इसके बाद मेरी कुछ तबीयत संभली तो उस पुरअसरार औरत को फिर से क्लिनिक के अंदर दाखिल होते हुए देखा। वो उसी बुरके में मलबूस हिजाब किए हुई थी। मेरे कदमों में थरथराहट ने डेरे जमा लिए। मेरा दोस्त मेरे अकब में ही साथ बैठा था। उसने आकर हम दोनों को सलाम किया और सरगोशी की तरह मेरे करीब होकर कहा, कुछ चीज़ों को पर्दे में ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। कुछ राज आया होने से नुकसान का अंदेशा होता है। ये वो अल्फाज थे जो वो औरत कहकर चल दी और फिर कभी क्लिनिक पर ना आई। उस रात ये सारा वाकया
میں نے اپنی بیوی لاریب کو سنایا تو اسے یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے میری حالت دیکھی تو آخر کار اس کو یقین کرنا پڑا، اور اب وہ میری پہلے سے زیادہ فکر کرنے لگی تھی۔ ایک انجانا سا خوف آج بھی میرے دل میں اکثر بیٹھے بٹھائے نمودار ہو جاتا ہے، اور جب اس عورت کا اصل چہرہ میرے دل میں ابھرتا ہے تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ شاید وہ عورت نما چڑیل مجھ سے محبت کرتی تھی،